गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी पढ़ रहे थे एंड यहाँ पे हमने अप टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस तक पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आई एम स्टार्टिंग विथ मलेरिया। तो फर्स्टली हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज मलेरिया। तो मलेरिया जनरली कॉमन बीमारी है, लगभग सभी को होता है। इंडिया में बहुत ज्यादा भयंकर वाला मलेरिया नहीं होता है। तो मलेरिया से जनरली वेल ट्रीटेबल है इंडिया। तो फर्स्टली अगर आप देखेंगे तो मलेरिया क्या है, काइंड ऑफ आर्थ्रोपोड बोन डिजीज है। आर्थ्रोपोड बोन डिजीज कहने का मतलब है कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के द्वारा ये होता है। अब आर्थ्रोपोडा में क्या आता है, जिसके जॉइंट अपेंडेजेस हो, फॉर एग्जांपल मच्छर, मक्खियां, लाइक इस टाइप के बीज, इस टाइप के चीज होते हैं। तो ये जो मलेरिया है ये बेसिकली हमारा मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। तो अब दो चीज होता है, फर्स्ट वन इज वेक्टर एंड सेकेंड वन इज डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, काउजेटिव एजेंट जिसको हम कहते हैं। तो दोनों अलग अलग है। वेक्टर मतलब जिसके द्वारा ये चीज फैलाया गया है, और काउजेटिव एजेंट जिसके द्वारा ये चीज हुआ है, एक्चुअल में जिसके कारण ये चीज हुआ है। तो अब ये जो मलेरिया है इसका जो पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, इट इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ है जिसके कारण ये होता है। इसके अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे प्लाज्मोडियम विवेक्स। इंडिया का जो 70% केस है मलेरिया का, वो विवेक्स के द्वारा होता है। फेल्सीपेरम है, काफी नोटोरियस। अगर ये हो गया तो काफी क्रिटिकल कंडीशंस में आप जा सकते हैं, अदरवाइज मलेरिया इज ट्रीटेबल। दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी, और लास्ट वन इज प्लाज्मोडियम ओवेल, जो बेसिकली इंडिया में नहीं होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे काउजेटिव एजेंट हमारा हो गया प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है। एंड नाउ द काउजेटिव एजेंट हमारा ये माइक्रोब्स है। एंड द वेक्टर इज फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, इसके द्वारा ये मच्छर के द्वारा ये फैलाया जाता है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए क्या है कि ह्यूमंस भी चाहिए और मॉस्किटो भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो इसका लाइफ साइकिल भी कभी कभी पूछ देता है, बट आपको आई थिंक सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी में नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली अब इसमें होता क्या है, तो ये जो मलेरिया है इसमें एपिसोड्स होते हैं। एपिसोड जैसे ऐसा नहीं कि एक बार अगर ठंड मतलब बुखार है तो बुखार ही रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें एपिसोड्स में होते हैं, बुखार आ गया, फिर गर्मी लगने लग गई, पसीना होने लग गया, तो ये सब चीजें होने लग जाती है। तो पहला स्टेज का होता है कोल्ड स्टेज, इसमें काफी ज्यादा फीवर लगने लग जाती है ठंड के साथ। और ये बेसिकली उसी मतलब, और ये ऐसा नहीं कि आज ठंडा लगा, कल फिर बुखार चढ़ा, फिर परसों, ऐसा नहीं, इंस्टेंट होता है, ये रोटेशंस में होता है, सेम डे 2-3 साइकिल में ये चीज घूमती है। तो फर्स्टली है हमारा कोल्ड स्टेज, जिसमें कि बहुत ज्यादा फीवर होने लग जाता है। ठंड के साथ ठंड लगेगी, फीवर आएगा। उसके बाद ये स्टेज कुछ 15 मिनट से 1 घंटा चलेगा। फिर वो जो फीवर हुआ, आपका बॉडी हीट हुआ, तो अब आपको बहुत बर्निंग सेंसेशंस लगने लग जाएगा, काफी गर्मी लगने लग जाएगी हीट की वजह से। तो हॉट स्टेज हो गया। एंड थर्ड, हीट जैसे हुआ तो इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपके बॉडी से परस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज स्वेटिंग फेज। आप बहुत स्वेटिंग करने लग जाएंगे। तो ये स्वेटिंग, ये तीनों लगभग घूमते रहता है, एक दिन में 2-3 एपिसोड्स में ये चीजें होती है आपके बॉडी में। अब ये जो हो गया, तो अब हमारा क्या होता है कि हमारा जो स्प्लीन है वो इनलार्ज हो जाता है। तो स्प्लीन जैसे ही इनलार्ज हुआ तो हमारा क्या हो गया कि सेकेंडरी इन्फेक्शंस बढ़ने लग सकते हैं, हमको सेकेंडरी एनीमिया हो सकता है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो फर्स्टली वेक्टर के द्वारा हो रहा है। तो ये मलेरियल वेक्टर से अगर आप बीटन है, मतलब आपको कोई मच्छर ने काट लिया, तो वहां से आपको हो सकता है। सेकेंड वन इज कोई भी चीज, सिरिंजेस, शेयर्ड इन्फेक्टेड सिरिंजेस आप ले रहे हैं, अगर उसमें स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट हुआ तो ये बीमारी आपको हो सकती है। थर्ड, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं किसी मलेरियल पेशेंट के साथ, तो वहां हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, ट्रांसप्लेसेंटल हो सकता है, मदर से उसके बेबी में आ सकता है। ओके। तो अब नेक्स्ट है कि इंक्यूबेशन कितने दिन तक ये आपके बॉडी में होगा, तो 12 से 14 दिन तक ये आपके बॉडी में इंक्यूबेट करेगा, देन साइन एंड सिम्टम्स दिखेगा। तो साइन एंड सिम्टम्स इसका सबसे क्लियर है कि एपिसोड्स में सब कुछ होता है, कोल्ड फेज, हॉट फेज एंड स्वेटिंग फेज, ये 3 फेज होते हैं। उसके अलावा हाँ, हेडेक होने लग जाता है, डायरिया, एनीमिया, मसल्स पेन,
ये सब चीजें होने लग जाती है। अब लाइफ साइकिल है तो थोड़ा हम जान लें कि कैसे होता है, बट ये बेसिकली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट इज हमारा सेक्सुअल फेज ह्यूमंस में होता है, सेक्सुअल फेज मॉस्किटो में होता है। जैसे ही कोई फीमेल मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को काटता है, तो वो क्या करता है कि इसके जो मुंह में सलाइवा में जो स्पोरोजोइट्स हैं, वो उसके ब्लड में चला जाता है, ह्यूमंस के ब्लड में। ब्लड से वो स्पोरोजोइट्स लीवर में आते हैं और वहां पे कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस होने लग जाते हैं, आरबीसी में वो मल्टीप्लाई होने लग जाता है। फिर वो हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है, अटैक्स, क्लिनिकल अटैक्स हमें मलेरिया का आने लग जाता है। उसके बाद कोई मच्छर उनको काट लिया वैसे पेशेंट्स को, अब वो क्या हो गया, जो गैमेटोसाइट्स हैं वो क्या हो गया, मॉस्किटो में वो खून के साथ वो स्पोरोजोइट्स भी उसके पेट में चला गया। वहां पे जो फीमेल और मेल गैमेट्स है दोनों फ्यूज हुआ, वो साइट्स बना। फिर वहां पे फर्दर डिविजन्स हुआ और बहुत सारे मैच्योर होके बहुत सारे स्पोरोजोइट्स आए, और वो फिर से मॉस्किटो के सलाइवा में चला गया। फिर वो मॉस्किटो फिर किसी फर्दर हेल्दी इंसान को काटेगा तो उसको क्लिनिकल अटैक्स ऑफ मलेरिया आएगा, मतलब ये साइकिल वापस से चलता रहेगा। नाउ नेक्स्ट, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो हम लोग क्विनिन जनरली देते हैं, तो क्लोरोक्विन है, प्रामाक्विन है, और समटाइम्स एंटी मलेरियल वैक्सीन भी लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, बेसिकली कोई कोई जंगल है जहां आपको ट्यूर के लिए जाना है और वहां पे इतने मच्छर है कि एकदम मलेरिया होना है, तो वहां पे वैसे जगह जाने से पहले लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, एंटी मलेरियल वैक्सीन। ठीक है, अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे आप, तो मच्छरों से दूर रहें, मच्छर को दूर भगाएं घरों से। तो जो भी पानी है, बेसिकली क्या होता है कि मॉस्किटो जो है वाटर पे, स्टेगनेंट वाटर पे अपना एग्स ले करते हैं, वही एग्स फिर नए मच्छर बनते हैं। तो जो भी वाटर कलेक्शन है लोकेलिटी में आसपास, तो उन एक खड्डों को भर दे, पानी को हटा दे, जो गंदे नाले हैं वहां पे मच्छर का उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है, तो वो सब चीज नहीं रखे। हमारे फ्रीज में कूलर का जो पानी है वहां पे भी मॉस्किटो बर्थ दे सकते हैं, तो इन सभी चीजों को हम लोग को हमेशा क्लीन करना चाहिए। उसके अलावा कुछ इंसेक्टिसाइड्स आप स्प्रे कर सकते हैं, अभी बहुत सारे मॉस्किटो नेट लगा सकते हैं, क्वाइल्स लगा सकते हैं, क्रीम्स आते हैं ओडोमॉस लाइक, तो वो सब यूज करके आप मॉस्किटो से दूर रह सकते हैं। उसके बाद एक और है डेंगी, डेंगू जिसको आप कहते हैं, हालांकि प्रोनाउंसिएशन डेंगी होता है। तो अब डेंगू भी क्या है कि ये भी वेक्टर बोर्न है, एज लाइक मलेरिया ये भी वेक्टर बोर्न है। थोड़ा अंतर क्या है कि वो प्लाज्मोडियम से होता है, ये प्लाज्मोडियम से नहीं होता है, और वो मॉस्किटो से फैलता है, एनेफिल्स, और ये फीमेल एडीज मॉस्किटो से। एक चीज कॉमन क्या है कि जो भी मच्छर फैलाने वाले बीमारी हैं वो क्या होता है कि फीमेल मॉस्किटो से फैलता है, मेल मॉस्किटो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो अब ये जो डेंगू फीवर है वो डेंगू वायरस के कारण होता है, वायरल है, वो वो हमारा प्लाज्मोडियम के कारण था, ये हमारा वायरस के कारण है। तो ऑब्वियस है कि ये जो डेंगू है, इस कंपेरिजन टू मलेरिया ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि जो हमारा वायरल डिजीज होता है वो इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वायरस वाले डिजीज का हमारे पास वैक्सीन हो सकते हैं, ड्रग्स बहुत कम अवेलेबल होते हैं। तो डेंगू का भी ड्रग्स अवेलेबल नहीं होते हैं, हम उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या दिखता है, सबसे पहला जो सिम्टम्स हमको दिखता है वो हमारा क्या है कि प्लेटलेट्स का रिडक्शन, काफी कम मात्राएं में हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स होने लग जाते हैं। उसके अलावा रैसेस होने लग जाते हैं, नौशा, वोमिटिंग, ब्लडिंग होने लग जाता है। प्लेटलेट्स नहीं है तो हमारे नाक से, गम से ब्लड बाहर निकलने लग जाता है, ब्लड, यूरिन, वोमिटिंग सब में जाने लग जाता है, और हमारा ब्लड प्रेशर काफी फॉल होने लग जाता है। अब ये कैसे फैलेगा, तो हमारा मॉस्किटो बाइट से, एडिस के बाइट से फैलेगा, मदर से बच्चों में आ सकता है। दूसरा सोर्सेस क्या हो सकता है कि अगर आपने किसी इन्फेक्टेड इंसान से ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया हो, इस टाइप से ये बीमारी फैल सकता है। अब ये इसको डायग्नोसिस करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, या कुछ और टेस्ट, एलिशा टेस्ट जैसे, एंटी जर्न टेस्ट, ये सब आप टेस्ट करा सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए बोले कि वैसा कोई
एप्रोप्रिएट ड्रग्स नहीं है हमारे पास, कोई भी वायरल बीमारी का एप्रोप्रिएट ड्रग्स नहीं होता है। सो हम इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं कि जैसे हम बहुत रेस्ट कर ले। हमारे जितने भी वायरल बीमारी है उसमें क्या होता है कि रिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एक कॉमन सिम्टम है। कोई भी तरह का वायरल हो उसमें बहुत ज्यादा आपको डिहाइड्रेशन का कंडीशन हो जाएगा। तो फ्लूइड्स की मात्राएं अपनी बॉडी में बनाए रखें हाइड्रेशन के लिए। पेन हो रहा है तो उस केसेस में आप डाइक्लोफिनाक या पैरासीटामोल ले सकते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं इन केस अगर आपका प्लेटलेट्स बहुत कम हो चुका है तो। डेंगू फीवर का प्रिवेंशन एज लाइक मलेरिया ही होगा कि हम बचाव करें खुद को मच्छरों से। उसके बाद है चिकनगुनिया। ये भी एक तरह का वायरल डिजीज है चिकनगुनिया। बेसिकली बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। फर्स्ट ब्रेक चिकनगुनिया का हमारा कोलकाता में हुआ था 1963 में। उसके बाद ये इपिडेमिक्स के रूप में फैला। इपिडेमिक्स मीन्स एक जगह पे भयंकर रूप से उत्पत्ति होता है, कोई भी चीज का सडन आउटब्रस्ट हो जाता है कोई बीमारी का, तो उसको इपिडेमिक्स कह सकते हैं। जैसे कोरोना फर्स्ट टाइम ये जब चाइना में हुआ इट वाज इपिडेमिक, लेकिन चाइना से ये अदर कंट्रीज में भी फैल गया, सो इट वाज डिक्लेयर्ड एज पेंडेमिक। तो लेकिन वो कोई और जगह पे नहीं गया, सो इट इज इपिडेमिक। अगर इपिडेमिक एक ही जगह पे वो निश्चिंत रह जाए तो वो इपिडेमिक होता है, अगर वो दूसरे कॉन्टिनेंट तक चला जाए दैट इज पेंडेमिक। ओके, तो कोरोना पहले इपिडेमिक था, फिर सभी जगह फैल गया तो उसको पेंडेमिक घोषित कर दिया गया। तो ये भी एपिडेमिक्स के रूप में फैला था। फर्स्ट में कोलकाता में आउटब्रेस्ट हुआ, फिर चेन्नई, पुडुचेरी एंड वेलोर, विशाखापट्टनम, लगभग लगभग जगह पे पूरे इंडिया में फैल गया। अब ये भी हमारा क्या है कि एडिस मच्छर से ही फैलता है, थोड़ा अलग है यहाँ पे। एल्बो पिक्टस और एडिस इजिप्टी मॉस्किटो से ये बेसिकली फैल रहा था। अब इसमें चिकनगुनिया में क्या चीज होता है हमारा, यहाँ पे कुछ सिम्टम्स है जैसे हाई फीवर हो गया, जॉइंट पेन, रैसेस, हेडेक, फटीग, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। उसके बाद फैटिक के कारण इतना ज्यादा कमजोरी होने लग जाता है आपके बॉडी में कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज है वो गड़बड़ होने लग जाती है। उसके बाद कुछ यूवेटीज हो जाते हैं, आंख के अलवा में इन्फ्लेमेशन होने लग जाते हैं, कभी कभी कुछ कुछ आईज में फुले फुले लगते हैं कुछ कुछ, जैसे साइलिटीज होने लग जाता है, आइरिस का इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है। तो कुछ इन्फ्लेमेशन ऑफ आंखों में को भी ये प्रभावित करते हैं। उसके बाद अब ये चिकनगुनिया कैसे होता है, तो पहला तो ऑब्वियस चिकनगुनिया का जो फैलाने वाला है वो एडिस है, एडिस। दूसरा क्या हो सकता है कि वेरियस ग्लैंड तक हमारे जाता है, जैसे हमको बाइट किया वो हमारे वेरियस ग्लैंड तक गया, हमारे ब्लड स्ट्रीम तक गया, हमारे ब्लड वेसल तक गया, और ब्लड वेसल्स में क्या करता है इन्फ्लामेशन ले आता है। ऐसे ब्लड वेसल्स काफी पतला है, वहां पे इन्फ्लामेशन ले लिया और समटाइम्स लीकेज करने लग जाता है ब्लड का। उसके अलावा अगर यहाँ तक रहा तो इट्स ओके, बट उसके अलावा फिर ये क्या करता है, ज्वाइंट्स पे टारगेट करता है, मसल्स पे टारगेट करता है, स्किन पे टारगेट करता है, लीवर, किडनी, जितने भी तरह के ऑर्गन है सबको टारगेट करता है। उसके बाद क्या करता है कि सेल्स को, जहां पर भी ये वायरस जाएगा खुद रेप्लिकेट होगा वहां के सेल्स को डेड करके। तो इस प्रकार क्या होता है कि हमको बहुत ज्यादा मसल पेन होने लग जाता है, ज्वाइंट पेन होने लग जाता है, फीवर, रेसेस, एवरीथिंग विल हैपन। अब फैलेगा कैसे, मॉस्किटो से फैलेगा। दूसरा मदर से चाइल्ड में फैलेगा प्रेगनेंसी के दौरान। इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, वायरल को टेस्ट करने के लिए, कोई भी तरह का वायरल हो, नॉट ओनली चिकन। ओके, तो अब चिकनगुनिया को डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ वायरल ट्रीटमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल एलिसा टेस्ट हो गया, एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं, एंटीजन टेस्ट करते हैं। तो ये एंटीबॉडीज हमारा रिवील करते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है या नहीं है। ट्रीटमेंट इसका भी नहीं होगा क्योंकि ये भी वायरल डिजीज है, तो कोई पार्टिकुलर मेडिकेशन नहीं होता है, हम इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सारा फ्लूइड्स लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, पैरासीटामोल से। अगर बहुत मात्रा में डिहाइड्रेशन होने लग जाता है हमारे बॉडी में तो हम आईवी लेते हैं, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि क्या है कि ब्लड प्रेशर अगर मॉनिटर नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा कि लीकेज होने लग जाता है बहुत ज्यादा। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, मच्छरों से दूर रहेंगे,
तो मच्छर रिपेलेंटेंट यूज करेंगे तो उस टाइप से हम ये बीमारी को बचा सकते हैं। उसके बाद है लिम्फेटिक फिलेरियोसिस। फिलेरियोसिस क्या है कि ये भी एक तरह का ऑटोपोन डिजीज है, ऑटोपोन बोन डिजीज है, जहाँ पे ब्लैक फ्लाइज और मॉस्किटो के कारण ये बीमारी होती है। तो अब ये जो पैरासाइट्स है ये काफी थिन होते हैं, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप्स में देखेंगे तो ये क्या है कि वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म है, काफी थिन, काफी पतले पतले होते हैं, व्हाइट कलर के। अब अब इसका काउजेटिव एजेंट जो है वो तीन तरह के होते हैं। फर्स्टली बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, ब्रूगिया मलाई एंड ब्रूगिया टाइम। तो ये तीन तरह के होते हैं। थोड़ा अलग नाम है, याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट याद तो करना पड़ेगा। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 6 से 18 मंथ के लिए होता है। अब ये कैसे फैलेगा? तो बेसिकली ये कैसे फैलता है कि नंगों पांव से फैलता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये जो बीमारी है, इसके जो इन लार्वा है, वो बेसिकली क्या होता है कि बाहर में रहते हैं, मिट्टियों में रहते हैं। तो ये लार्वा जो है किसी तरह हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। तो जैसे ही आएंगे तो ये क्या होता है कि ये अपना लाइफ साइकिल हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में कंप्लीट करता है। तो जैसे ही इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है तो एडल्ट फिलेरियर वर्म जो है वो लार्वा लार्वा बनाना शुरू करता है, काफी माइन्यूट, बहुत ही पतला। तो माइक्रोफिब्री उसको कहते हैं। तो जैसे ही ये माइक्रोफिब्री बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हमारा क्या होता है कि मॉस्क्यूटो इसको, जैसे काटा मॉस्क्यूटो में चला गया, तो ये फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स में अफेक्ट करते हैं। फिर दूसरों को काटेगा तो फिर वहां पे होगा। इसमें जो हमारा सिम्टम्स है वो क्या होता है कि फीवर, चिल्स, हेडेक, हमारे जो लिम्फेटिक वेसल्स है वहां पे इन्फ्लेमेशन, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, स्क्रोटम में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, लेग, आर्म्स, ये सब में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। बेसिकली वाटर बहुत ज्यादा वहां पे रिटेन कर जाता है। फिलेरियोसिस के लिए भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, सिंगल ओरल ड्रग्स अवेलेबल है, दैट इज डाइथाइल कार्बामाजाइन, एक दवाइयां अवेलेबल है। तो इसलिए भी इसको हम प्रिवेंशन कर सकते हैं बेटर क्योर करने की जगह पे। तो क्योंकि ये भी मॉस्किटो के द्वारा हो रहा है तो मॉस्किटो से हम दूर रहेंगे, हमेशा याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या है कि आप सुनते आ रहे हैं न्यूमोनिया के बारे में, तो न्यूमोनिया न्यूमोनिक मेम्ब्रेन से कुछ संबंधित होगा। न्यूमोनिक वर्ड्स कहाँ जुड़ा है? हमारे लंग्स से। एयर सेक्स, तो ये हमारा क्या होता है कि निमोनिया एक तरह का इन्फेक्शन है। तो एयर सेक्स जो होता है, एल्वुलाई हमारे लंग्स में, तो वहां पे पस हो जाता है। अब पस है, उस एल्वुलाई का बेसिकली काम क्या? इट्स अ बलून इन आवर बॉडी। तो बैलून का क्या है? फुलता पचकता एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जैसे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है तो उसके लिए वो खाली होना चाहिए, ऑब्वियस। तो जैसे ही अब उसमें कव बड़ा है, बलगम बढ़ा है, पस बढ़ा है, तो क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दिक्कत होने लग जाएगी। तो हमको क्या होगा कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी, तो चेस्ट प्रॉब्लम होने लग जाएगा सिम्टम्स में। अब हमारी बॉडी में ब्रीथिंग सही से नहीं होगा तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो कंफ्यूजन होने लग जाएगा, कफिंग होने लग जाएगा, क्योंकि काफी मात्रा में पस जमा हो जाता है हमारे एल्वुलाई में। वोमिटिंग, डायरिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब कॉमन सिम्टम्स है। उसके बाद निमोनिया अलग अलग तरह के होते हैं। पहले कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है जो कॉमन फॉर्म है। तो ये हॉस्पिटल से बाहर होते हैं, तो ये बैक्टीरिया के कारण हो सकते हैं, फंगी के कारण हो सकते हैं, वायरस के कारण हो सकते हैं। दूसरा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो मान लीजिए हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया क्या होता है? आप कोई भी बीमारी का इलाज कराने गए हॉस्पिटल्स, तो अब वहां पे क्या है कि आपको जो भी कोई भी चीज आपने यूज किया है, आईसीयू यूज किया है या वेंटिलेटर्स यूज किया है, तो उसको पहले से कोई आदमी यूज कर रहा होगा, तो वहां से आप इन्फेक्ट हो जाते हैं, दैट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो डिपेंड करता है कि वो वायरल से हुआ है, एंटी फंगल से हुआ है, बैक्टीरियल है, तो एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, एंटी फंगल यूज कर सकते हैं, एंटीवायरल्स यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग जाता है, दैट्स व्हाई आईवी फ्लूइड्स देते हैं डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए इन केस ऑफ फंगल न्यूमोनिया। उसके बाद अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे? तो प्रिवेंशन लंग्स के लिए, हमारे लंग्स के लिए, कार्डियोवास्कुलर फुल्ली सिस्टम के लिए जो सबसे खतरनाक चीज है दैट इज स्मोकिंग।
अब वो स्मोकिंग, अब एक्टिव स्मोकिंग कर रहे हैं या पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, वो काफी खतरनाक है आपके लंग्स के लिए। मतलब लंग्स को खोखला करने का आप खुद को मार रहे हैं अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो फर्स्टली स्मोक बंद कीजिए, पैसिव स्मोकिंग भी बंद कीजिए, आपके लंग्स बहुत नॉर्मल रहेंगे। नेक्स्ट, अब क्या है कि स्मोकिंग क्या कर सकता है कि डैमेज करता है हमारे लंग्स में, तो लंग्स का जितना भी तरह का प्रॉब्लम है वो हो सकता है, तो स्मोकिंग को क्विट कीजिए। पैसिंग स्मोकिंग को भी कर सकते हैं आप। तो स्मोकिंग को क्विट करना है। नेक्स्ट, जब भी हम कुछ भी खा रहे हो, फूड को हैंडलिंग कर रहे हो, तो हमेशा हैंड वॉश करना है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करना है, अगर नहीं है तो हम सोप भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो भी फ्लू वाले पेशेंट है उनसे थोड़ा दूर रहना है इन केस ऑफ निमोनिया, क्योंकि ये और ज्यादा आपके निमोनिक प्रेशर्स को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इन्फेक्शंस, जब भी आप हॉस्पिटल जाएं तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के बारे में अवेयर रहें, हमेशा देख के रहे, जो भी चीज यूज कर रहे हैं एक बार उसको सैनिटाइज कर लें, हमेशा हेल्दी डाइट पे रहें। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि निमोनिया से बच सकते हैं। हमारे लीवर के लिए अल्कोहल बहुत ही ज्यादा खराब होता है, लीवर के लिए ज्यादा खराब होता है। स्मोकिंग हमारे लंग्स के लिए काफी खराब होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों को अवॉइड करें। एक्सेसिव अल्कोहल से भी निमोनिया का खतरा रहता है, तो हम दोनों को जनरली अवॉइड करते हैं और एक अच्छा जिंदगी जिएंगे, तो क्या होगा कि हमारा इन सभी बीमारी से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे फिर हम हाइपरटेंशन और जो रेस्ट बीमारियां रह गई हैं उनके बारे में।